हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 9 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है द राइज ऑफ सर्विसेज। इस आर्टिकल में डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर के बारे में, एक्सपोर्ट जो कि सर्विस सेक्टर से हो रहा है उसके बारे में, जो रिसेंट में ट्रेंड्स बदल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ कंट्रीज साइबर लैंडस्केप। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, वो है द योम किपुर वॉर। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो यूपीएससी प्री में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके 2024 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टर्म यूज़ हुए हैं वो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है द राइज ऑफ सर्विसेज। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के थ्रू हम बात करेंगे कि किस तरीके से डोमेस्टिक सर्विसेज फास्टली इवॉल्व हो रही है, एक्सपोर्ट इन सर्विसेज किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स चेंज आ रहे हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट आइटम है वो बास्केट किस तरीके से बदल रही है। पहले हम क्या एक्सपोर्ट किया करते थे और अब हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली आर्टिकल में ये सारे चेंजेस की बातचीत की गई है। डोमेस्टिक सर्विस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक सर्विस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लस इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो बेसिकली इस आर्टिकल में दो पार्ट है, एक तो एक्सपोर्ट वाला और दूसरा डोमेस्टिक सर्विस वाला। डोमेस्टिक सर्विस को लिंकेज करके बताया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है डोमेस्टिक सर्विस के इवॉल्व होने से और फास्टली ग्रो करने से। अगर हम बात करें 90s की, 1980s में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था। उसका कारण क्या था? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट किया था, जो कि 1990s में BOP क्राइसिस का एक कारण भी था। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला था बाद में? सर्विस सेक्टर को। लिबरलाइजेशन का तो फ़ायदा था ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रो होने के कारण बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एक्सपांड हुई थी। और जब वो एक्सपांड हुई थी तो उसके कारण बहुत सारे काम जो है उन्होंने क्या कर दिए थे, छोटी छोटी सर्विस सेक्टर कंपनी को दे दिए थे। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सर्विसेज बड़ी कंपनीज़ ने छोड़ के छोटी कंपनी को दे दिया था, तो उससे सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से आने वाले समय में बढ़ा था। इसमें इस आर्टिकल में रिवर्स वाली चीज़ों की बात की जा रही है, किस तरीके से सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो इस आर्टिकल में हम ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। अब शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। तो हमारा आर्टिकल बेसिकली, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम इस आर्टिकल के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। तो सबसे पहले जो रीसेंट ट्रेंड है एक्सपोर्ट में, उसकी बातचीत कर लेते हैं। अगर आप रीसेंट ट्रेंड एक्सपोर्ट के रेवेन्यू की बात करें तो नेट रेवेन्यू कितना हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होने के बाद इंडिया को सरप्लस है। और सरप्लस कितना है? $60 बिलियन का। तो इंडिया को एक साल में कितना रेवेन्यू हो रहा है एक्सपोर्ट करने से? $60 बिलियन रेवेन्यू हो रहा है। अगर आप 1990s की बात करें तो हमारा जो मेजरली आइटम था जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे सर्विस सेक्टर में, वो क्या था? BPO कॉल सेंटर। ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादातर BPO कॉल सेंटर इस्टेब्लिश थे और यही सर्विस हम प्रोवाइड करते थे जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हुआ करती थी। 90s के बाद बात करें 2000 की, तो इंडिया का सर्विस सेक्टर काफ़ी इवॉल्व हुआ और इंडिया जो है IT सर्विस सेक्टर वाले सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगा और हमारी IT सर्विस बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। स्पेशली 2002 से 2007 के बीच में जो इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है ग्रोथ का, उसमें सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो इंडिया जो है रिसेंटली बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ। और अब हमारी जो सर्विस सेक्टर
एक्सपोर्ट है वो बेसिकली क्या हो चुका है, डाइवर्सिफाई हो चुका है। अब हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सिर्फ आईटी सर्विस लेड नहीं रहा, अब हम लोग बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, एचआर सर्विसेज, उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, डिज़ाइन एंड आर&डी, इस तरीके की चीज़ें भी अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत रीसेंट ट्रेंड है और बहुत अच्छा ट्रेंड है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो एक के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रीसेंट ट्रेंड है। जो दूसरा रीसेंट ट्रेंड है वो क्या है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें शुरुआत में जो आईटी कंपनीज़ थी, वो जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ थी, लार्ज आईटी कंपनीज़, वही तेज़ी से ग्रो कर रही थी और वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो जो मिड साइज़ आईटी फर्म हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ग्रो भी हो रहे हैं। उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ साथ जो कंसल्टिंग फर्म हैं वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं एक्सपोर्ट के टर्म्स में, एक्सपोर्ट में अगर बातचीत की जाए तो। ठीक है, तो इंडिया फाइनली जो है, इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जीसीसी मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है, जो कि पेरेंट कंपनी हैं, वो बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज़ खोलती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में ये सब्सिडरी कंपनी खोली जाती है। जहाँ पर ये खोली जाती है उन सेंटर्स को क्या कहा जाता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहा जाता है। अब ये जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये इनका मेन पेरेंट कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये सब्सिडरी कंपनीज़ खोली जाती है और ये सारी जो पेरेंट कंपनी हैं उनको क्या करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। आईबीएम की बात करते हैं। इंडिया में जो आईबीएम खुला है सब्सिडरी कंपनी, उसका नाम है आईबीएम इंडिया। इसका मेन काम क्या था, इनिशियली 2000, 2015, 2016 तक के अगर आप बातचीत करें तो इनका मेन जो काम था वो था टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया, जो आईबीएम इंडिया है, उसने वॉटसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में बहुत हेल्प की है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसका मतलब आर&डी सर्विसेज में भी आईबीएम इंडिया क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इंडिया जो है वैल्यू एडिशन लैडर में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले हम छोटी मोटी सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट हो गया, आईटी सपोर्ट हो गया, लेकिन अब हमारा जो आईबीएम इंडिया है वो क्या कर रहा है, आर&डी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब अब हम लोग वैल्यू एडिशन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी जीसीसी सेंटर हैं उसमें इंडिया का जो शेयर होगा पूरे वर्ल्ड में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस लाइन में ये कहा गया है और यही आपको समझने की ज़रूरत है। इन टर्म्स का अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे आंसर में तो लेजिटिमेसी बढ़ जाती है आपके आंसर की और अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आर&डी मैंने बताया, आईबीएम में, वॉटसन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इनके रीजंस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ट्रेंड बदल क्यों रहे हैं, क्या रीजंस हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो हाई स्किल्ड लेबर हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, इंडिया में एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हायर एजुकेशन में। उसके बाद सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया है ना, मेन चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस ट्रेनिंग देने के लिए सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे कई तरीके की स्कीम्स चल रही है जिससे हाई स्किल्ड लेबर जो है क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनोवेशन इकोसिस्टम। इनोवेशन इकोसिस्टम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। पहले हमारे यहाँ ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया गया था, कॉपी पेस्ट सिस्टम था, जो कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी कैपेसिटी बढ़ती है एजुकेशन देने की, हेल्थ देने की, तब इनोवेशन इकोसिस्टम भी डेवलप होता है। और रिसेंटली इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। उसके कारण आर&डी सर्विसेज जो है
तेज़ी से बढ़ रही है और यही रीज़न है कि IBM इंडिया अब वॉटसन को डेवलप करने में सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है चीप लेबर। हाई स्किल तो हैं, उसके बाद भी हमारे लेबर इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं जितने डेवलप कंट्रीज़ में हैं। तो सेम सर्विस सस्ते में प्रोवाइड हो रही है तो क्यों नहीं हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीज़न हो जाएगा। हमारा सेकंड रीज़न क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है इंडिया में। इनफैक्ट कहा जा सकता है 2014 के बाद डिजिटाइजेशन और डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है। अगर बात करें सरकार की, 2014 के बाद कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेके आई है। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, इन सारी स्कीम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इंडिया को। इंडिया में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो बढ़ा है। फॉर एग्जांपल जियो कंपनी के द्वारा एकदम सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था, इवन कुछ महीनों तक फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था, जिसके कारण जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। यही स्टार्टअप कल्चर के डेवलपमेंट होने से क्या हुआ है, जो बहुत सारी मिड साइज़ कंपनी हैं और स्टार्टअप कंपनी हैं उनका भी एक्सपोर्ट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो हमने जो बात की थी कि IT फर्म जो बड़ी कंपनीज़ है वो अकेले अब एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। स्मॉल कंपनीज़, मिड साइज़ कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज़, ये सारी कंपनी भी अब एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा रीज़न क्या है, चेंज इन एटीट्यूड। अगर हम बात करें कोविड के बाद से, तो हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और साथ में घर में बैठे बैठे क्लिक पर सारे काम करवाना, ये वाला कल्चर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसके कारण सर्विसेज का प्रोलिफरेशन हुआ है और बहुत तेज़ी से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। इसी कारण से एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट हमारा रीज़न है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर हैं वो बहुत सस्ते हैं। पहले तो हम छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, अब हम लोग R&D सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें भी हमको ओवरऑल कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो उसके कारण ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसका एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे रीज़न की बात करें जो इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है वो है जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है एक्सपोर्ट के बढ़ने के, डाइवर्सिफाई होने के, वो है फॉर एग्जांपल फ्रेंड शोरिंग। तो रिसेंटली जो कोविड हुआ था उसके बाद चाइना का जो असर्टिवनेस है, उसके बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें चेंजेस करने की बात की गई थी। किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंसी नहीं रखी जाएगी ऐसा कहा गया था। उसके कारण US ने अपनी एक पॉलिसी जो है चेंज की है, उसे क्या कहा है, फ्रेंड शोरिंग। अब वहाँ पर से वैल्यू सप्लाई चेन शिफ्ट किया जाएगा उन कंट्रीज़ में जो US से फ्रेंडली हैं, जिनका US के साथ बेसिकली आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। तो उसे क्या कहा गया, फ्रेंड शोरिंग। उसके कारण भी इंडिया को क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। और साथ साथ जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिया में तेज़ी से एडॉप्शन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल UPI ले लीजिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके एडॉप्शन से भी सर्विस सेक्टर जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हुई है और एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट के क्या क्या ट्रेंड्स हैं और ये ट्रेंड के रीज़न्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों की हमने बातचीत कर ली है। दूसरी जो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर है वो लिंक कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, है ना। जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका लिंकेज किस तरीके से है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो जो डिजिटल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इट लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू क्रेडिट एंड कैपिटल, चीपर रॉ मटेरियल, बिगर मार्केट एक्सेसेस, बेटर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि अमेज़ॉन की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो जो MSME हैं उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अगर MSME की बेसिक प्रॉब्लम देखें तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की हमेशा ज़रूरत रहती है और उनके पास क्रेडिट की बड़ी कमी रहती है। ऐसे कई सारे स्टार्टअप कंपनीज़ जो है खोली जा रही हैं, कई सारे स्टार्टअप खोले जा रहे हैं जिसमें P2P क्या किया जा रहा है,
पीपल टू पीपल जो है लेंडिंग की जा रही है। तो ये पीपल टू पीपल लेंडिंग से क्या हो रहा है, एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ रहा है। अब इन्हीं एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, सर्विसेज के कारण एमएसएमई क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है क्रेडिट को। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल का एक्सेस भी है ना, अब पूरे मार्केट को क्या कर दिया है, डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। अब आप एक क्लिक से कहीं पर भी जहां सबसे सस्ती चीज़ मिल रही होगी वहां से रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। अपना जो है एमएसएमई की बात करेंगे तो उनका जो मार्केट होता है बड़ा छोटा होता है। अब ये क्या आ गए, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब ये पूरे बड़े मार्केट को, पूरे इंडिया के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी क्या हो रही है, इनमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे क्या होगा, जो एमएसएमई हैं, ये जो छोटे एमएसएमईज़ हैं, इनका जो प्रोडक्शन होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा। ये बिगर होंगे, बड़े होंगे और क्या अचीव करेंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, वहाँ तक आपका प्रोडक्शन हो जाए जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और वो प्रोडक्शन जब अचीव होता है तो जो आपकी कॉस्ट होती है वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पहुँच जाती है। तो अगर हर छोटी छोटी कंपनीज़ क्या करेंगी, अपना जो है एक्सपांशन करने लगेगी, क्योंकि उनकी रीच बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगी, तो क्या होगा, ओवरऑल जॉब क्रिएशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इससे हो क्या रहा है, बेसिकली जो डिजिटल सर्विसेज हैं या फिर जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं जो बढ़ रही हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो बाकी सेक्टर को भी एनकरेज कर रही है और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को एनकरेज कर रही है, लीड कर रही है। ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एमएसएमई की अगर हम बात करें या छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर के ग्रो होने के कारण। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS2/GS3 के पर्सपेक्टिव से कहीं पर भी आपको ये पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड चीज़ें दोनों में आपको पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ड्यू टू रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी डू यू थिंक इंडिया रिक्वायर अ न्यू एक्ट कॉल्ड डिजिटल इंडिया एक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीड के बारे में आपको सवाल आ सकता है जब तक के ड्राफ्ट नहीं आ जाता डिजिटल इंडिया एक्ट का, या फिर उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता किसी भी पार्लियामेंट हाउस में, तब तक के उसके बारे में वो एक्ट कैसा होगा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उसका, वो आपको नहीं पूछा जाएगा, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि इंडिया को डिजिटल इंडिया एक्ट की ज़रूरत है तो क्यों है, क्या नीड है, उसके बारे में बस इस आर्टिकल के थ्रू हम बात करेंगे। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कौन से एक्ट से, डिजिटल इंडिया एक्ट से। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके रीज़न्स हैं तो नीड की बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इसे सिंक कर सकें डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ 21st सेंचुरी से, है ना। जो पुराने एक्ट हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ उस समय उतनी एवॉल्व नहीं हुई थी, उतना ज़्यादा डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं आई थी, तो उसके हिसाब से आईटी एक्ट 2000 बना था। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है, इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया है, नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बॉट्स की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमें एक पूरा का पूरा नया लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे मोटे अमेंडमेंट करने से बात नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, सिंक इन करने की ज़रूरत है डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ 21 सेंचुरी, इसलिए हमें क्या चाहिए, डिजिटल इंडिया एक्ट चाहिए। इंटरनेट यूज़र की बात करें तो कितने बढ़ चुके हैं, 5.5 मिलियन हुआ करते थे जब एक्ट बना था, अभी कितने हैं, 850 मिलियन यूज़र्स हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट रीज़न क्या है, चेंज इन अ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल चैटबॉट हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इसलिए हमें इनको रेगुलेट करने के लिए बेटर रेगुलेटरी रिजीम की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
टू एड्रेस द एथिकल इश्यूज इमर्ज फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके एथिकल डायमेंशंस भी हैं, जैसे कि डिज़ाइनर बेबी। ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो सकता है कि प्रमोट हो सोसाइटी में। तो इन सारी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमें नए एक्ट की ज़रूरत है, डिजिटल इंडिया एक्ट की आवश्यकता है, ताकि एक बेहतर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म प्रोवाइड की जा सके और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके कारण नए नए हार्म भी हो रहे हैं, लोगों को नए नए तरीके के इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बात करें साइबर स्टॉकिंग, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व भी हैं इसमें, है ना। हमें पता भी नहीं चलता लेकिन हम स्टॉक कर रहे होते हैं सामने वाले को, ठीक है। जो प्रोफाइल में डिग इन करना, बार बार जाके देखना, ये सब स्टॉकिंग में ही आता है। बस अब आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, जाके घर में नहीं जा रहे हो, अब उसकी प्रोफाइल में जा रहे हो, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हो। दूसरा ट्रोलिंग, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और तीसरा है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग जो है एक थोड़ा नया टर्म है, ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। इसमें हम इंटेंशनली क्या करते हैं, दूसरे लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट या फिर जो सोशल मीडिया साइट है उसमें पब्लिश करते हैं, उनको हार्म पहुंचाने के लिए। इसे क्या कहा जाता है, डॉक्सिंग कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जो है लोगों को बचाने के लिए एक बेहतर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और इसलिए डिजिटल इंडिया एक्ट की ज़रूरत है। तो ये हमारे 4 रीज़न्स हो जाएंगे जो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कैसा एक्ट होना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की बात करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक्ट आएगा तब हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसा एक्ट है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है द योम किपुर वॉर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके यूपीएससी प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी प्री में कि ये वॉर रिसेंटली इन द न्यूज़ किस किस के बीच में लड़ी गई। ये आपको प्री के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कुछ एरियाज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करता है और उसमें इज़राइल पैलेस्टीन इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले 10-15 सालों में इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं। इवन रिसेंटली आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इज़राइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड था। उसके पहले 2015 या 16 में आपको गोलन हाइट के ऊपर पूछा गया था कि ये कौन सी जगह में है। मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है जहाँ पर गोलन हाइट है, उनसे रिलेटेड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है उससे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से यूपीएससी हमेशा पूछता है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आ रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी बाकी जगह के जो भी करंट अफेयर है उससे कहीं ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है फिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं योम किपुर वॉर की। एक और पॉइंट है, सीएपीएफ के बच्चे हैं तो उन लोगों को भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वॉर किस किस के बीच में लड़ी गई है। अब क्यों आया है न्यूज़ में उसकी बात कर लेते हैं। रिसेंटली हमास ने इज़राइल पर अटैक कर दिया है जो पिछले 5 दशक में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। पिछले 5 दशक का इज़राइल के ऊपर किसी के द्वारा सबसे बड़ा अटैक किया गया है हमास ने, जो कि गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा था मिलिटेंट ग्रुप, उनके द्वारा सरप्राइज़ अटैक किया गया है। उसका कंपैरिजन योम किपुर वॉर से किया जा रहा है, ठीक है। अब इज़राइल के बारे में, इज़राइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इज़राइल को जो जूज़ हैं उनको सेटल किया गया था, पैलेस्टीन में नई कंट्री बनाने की बात की गई, इज़राइल आया फिर, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री ने सपोर्ट किया इज़राइल को, लेकिन जो अरब वर्ल्ड था वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था ये सारी चीज़ें, उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद 3-4 ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई, है ना, जो अरब और इजरायली वर्ल्ड के बीच में लड़ाई हुई। पहली लड़ाई कब हुई 1949 में, फिर 56 में, फिर 67 में और फोर्थ कब हुई 1973 में। जो फोर्थ वॉर थी उसी का नाम क्या था, योम किपुर वॉर। ये कब लड़ी गई थी 1973 में। और किन किन कंट्रीज़ के बीच में लड़ी गई थी, इजिप्ट प्लस सीरिया, दोनों ने एक साथ मिलके लड़ा था। किसके अगेंस्ट में, इज़राइल के। तो किन किन कंट्रीज़ के बीच में ये वॉर लड़ी गई थी, तो ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाएगा सीएपीएफ में, इसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। जो अरब इज़राइली वॉर थी फोर्थ वाली,
उसे ही योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। अब इसके रीज़न्स क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वॉर लड़ी क्यों गई। इसके रीज़न्स हमें 1967 वॉर में मिल जाएंगे। 1967 जो वॉर हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है, 6 डे वॉर ऑफ 1967। ये वॉर में जो इज़राइल था उन्हें डिसिसिव विक्ट्री मिली थी। साथ ही उन लोगों ने एक स्टेटस एक्वायर कर लिया था, स्टेटस ऑफ इनविसिबिलिटी। उन्हें हराना पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट सारी कंट्री, सारा अरब वर्ल्ड ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। उसके साथ साथ 1967 वॉर में उन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, जैसे कि गोलन हाइट फ्रॉम सीरिया एंड सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट। ये दोनों टेरिटरी उनके द्वारा कैप्चर कर ली गई थी। अगर हम बात करें गोलन हाइट की, तो ये आपको यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था। ये एरिया न्यूज़ में रिसेंटली है, किस एरिया में है, मिडिल ईस्ट एरिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी रिपीट होंगी। सिनाई पेनिनसुला कहाँ से लिया था, इजिप्ट से। उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, कोऑर्डिनेटेड अटैक किए और सरप्राइज़ अटैक किया 1973 में, पूरे 6 साल के बाद में। इज़राइल को उम्मीद नहीं थी ऐसे अटैक की। ऐसे अटैक की उम्मीद क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कौन से मंथ में हुआ था, मंथ ऑफ रमादान में। इस मंथ में उनको उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा, इस तरीके से ये दोनों कंट्री अटैक करेगी। इसी मंथ में होलिएस्ट डे इन जुडाइज़्म मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ अटोनमेंट या फिर योम किपुर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस वॉर को योम किपुर वॉर कहा गया है। ठीक है, इनिशियली तो इजिप्ट और सीरिया ने बहुत ज़्यादा गेन अचीव कर लिए थे, लेकिन जैसे जैसे इज़राइल ने अपने सोल्जर मोबिलाइज़ किए, काउंटर अटैक किया, सीरिया और इजिप्ट दोनों ही बैकफुट में आने लगे। उसके बाद जो है वेस्टर्न कंट्री जो यूएस है उन्होंने इज़राइल को सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने अरब वर्ल्ड को सपोर्ट किया। यूएन ने सीज़ फायर ब्रोकर करने की कोशिश की। सीज़ फायर, जो पहला सीज़ फायर था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, जो कि 22 अक्टूबर को ब्रोकर किया गया था। फिर 25 अक्टूबर वाला फाइनली सीज़ फायर हुआ और दोनों के बीच में जो है क्या हुई, शांति हुई। उसके बाद बात करें तो जो इसका फाइनल रिज़ल्ट था वो क्या था कि जो इज़राइल की इनविसिबिलिटी थी, जो रेपुटेशन थी, वो डेंट उसमें पड़ चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था इस वॉर से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि योम किपुर है उसे गेम चेंजर की तरह क्यों देखा गया है, क्योंकि इज़राइल को बहुत ज़्यादा इसमें कैजुअल्टी सफ़र करनी पड़ी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हालांकि जीता तो इज़राइल ही था, लेकिन इजिप्ट जो है फाइनली नेगोशिएशन टेबल में लेके आ गया था किसको, इज़राइल को। और 1978 में कैम्प डेविड अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया था। हालांकि सीरिया को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ इसे, और आज भी गोलन हाइट किसके अंडर है, जो अभी मैंने बताया था आपको, इज़राइल के अंदर ही है। तो ये पहला इंस्टांस था जब अरब कंट्री ने इज़राइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया था। कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था, इजिप्ट ने। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसे करंट वायलेंस से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो करंट वायलेंस है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हुआ है। सरप्राइजिंग था किसके लिए, इज़राइल के लिए। और इसके जो रिज़ल्ट हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी किसको फेस करनी पड़ रही है, इज़राइल को। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इतना एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम होने के बावजूद भी जो है इन लोगों का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फेल हुआ, अटैक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। इसलिए ही ये क्या किया जा रहा है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो टर्म्स हैं जैसे कि 6 डे वॉर ऑफ 1967, योम किपुर वॉर, ये सारी चीज़ें किन किन के बीच में लड़ी गई ये पूछा जा सकता है। कैम्प डेविड अकॉर्ड 1978 रिसेंटली इन द न्यूज़, किन के बीच में साइन हुआ था, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपको, या फिर आपको जो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं वो कैसे हैं, इज़राइल सऊदी, इज़राइल इजिप्ट, आर्मेनिया अज़रबैजान, या फिर नन। तो इसका आंसर हो जाएगा इज़राइल और इजिप्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कैम्प डेविड अकॉर्ड, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये टर्म्स आपको न्यूज़ में आ सकते हैं, रिसेंटली इन द न्यूज़ करके आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आज का आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।